हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी थ्रू वन लाइनर फैक्ट्स और ये है पार्ट नंबर 7। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम पढ़ते हैं वन लाइनर फैक्ट्स, ये क्या होता है कि टाइप है। और ये टाइप्ड है तो मतलब क्या होता है कि कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कभी कुछ एरर हो सकते हैं। सो मैं अपनी तरफ से जितना करेक्ट कर सकता हूँ मैंने किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बताता हूँ या कुछ गलत है। अपने एंड से मैं ट्राई करता हूँ कि जो कुछ भी है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से टाइप करवाऊँ, एक्यूरेट तरीके से ही सब चीजें प्रेजेंट करूँ। पर फिर भी क्या होता है, कभी कभी माइनर मिस्टेक हो सकती हैं या कभी कभी कुछ बड़ी मिस्टेक भी हो सकती हैं। तो वैसे तो जहाँ पे मुझे लगता है तो मैं अपनी तरफ से चेक करके ही पढ़ाता हूँ। और फिर भी अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट कर दीजिए कि इस वीडियो में यहाँ पे ये मतलब इस पॉइंट में यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है। तो उसको मैं चेक करके करेक्ट कर दिया करूंगा या आगे जाके इंटीमेट कर दिया करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में उसके। और दूसरी बात ये है कि आप अपने एंड से भी क्या करिए कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक करिए और अपनी तरफ से वेरीफाई करिए कि ये जो चीज़ है, अगर जहाँ भी आपको डाउट लगता है या नॉर्मली भी बुक से मैच करके पढ़िए कि ये सही है कि नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो जो ट्रायल ऑफ समन केस है, समन्स केस वो जो मैजिस्ट्रेट करते हैं वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो वो है चैप्टर नंबर 20 में, जो कि सेक्शन नंबर 251 से लेके 259 तक बताया हुआ है। सो समन केस में क्या जरूरी नहीं होता है, समन केसेस में इट इज नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे फ्रेम करना जरूरी नहीं होता है समन केसेस में, ऐसा हमें सेक्शन नंबर 252 बताता है। फिर सेक्शन नंबर 253 है, वो बताता है यहाँ पे कि जब भी एक्यूज अगर डिजायर करता है प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मतलब एक्यूज जो है वो यहाँ पे चाहता है कि वो प्लीड गिल्टी कर ले, मतलब विदाउट अपीयरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास आए बिना ही। तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है मैजिस्ट्रेट को वो अमाउंट जो कि फाइन इम्पोज किया गया है। और वो कैसे भेज सकता है, पोस्ट से भेजेगा, मतलब ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ फाइन जो कि इम्पोज किया गया है बाय पोस्ट। और जो मैजिस्ट्रेट है वो इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे एक्यूज को ऑन सच प्ली ऑफ गिल्ट पे इन हिस एब्सेंस, मतलब उसके एब्सेंस में भी ये कन्वर्ट कर देंगे उसको उस बेसिस पे, क्योंकि वो यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट कर रहा है। फिर जो 253 है यहाँ पे वो बताता है प्ली ऑफ गिल्ट के बारे में, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट इन पैटी केसेस। तो पैटी केसेस में जो कन्विक्शन होता है यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट के बारे में, उसके बारे में सेक्शन 253 बताता है। अब 258 आने के पहले 257 जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो 257 जो है वो यहाँ पे बात करता है कि जो विड्रॉल ऑफ कंप्लेन होता है, मतलब क्या होता है कि कंप्लेनेंट जो है एनी स्टेज बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट, अगर वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अगर विड्रॉ करना चाहता है कंप्लेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर एक्यूज और नंबर ऑफ एक्यूज, तो वो ऐसा कर सकता है। और अगर कोर्ट यहाँ पे उसको परमिट कर देती है तो मतलब किसी भी एक्यूज के खिलाफ कर सकता है, ऑल ऑफ एक्यूज के खिलाफ भी कर सकता है। और मैजिस्ट्रेट अगर यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट परमिट कर देते हैं उसको विड्रॉ करने के लिए, तो ये एक्विटल माना जाएगा एक्यूज को अगेंस्ट द whom कंप्लेंट वाज विड्रॉ, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट विड्रॉ की जाएगी। अब है यहाँ पे समन केस जो है, मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। तो यहाँ पे जो समन केसेस में मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि विदाउट प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट जो है किसी भी मतलब स्टेज में यहाँ पे प्रोसीडिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ऐसा सेक्शन 258 बताता है। फिर जो यहाँ पे पावर ऑफ कोर्ट है, यहाँ पे जो उनको कन्वर्ट करने की जो समन केस को इनटू वारंट केस में जो प्रो है वो प्रोवाइड की गई है सेक्शन 259 में। तो 259 में क्या होता है कि अगर समन केस को उनको लगता है कि वारंट केस से ट्रायल करना चाहिए तो वारंट केस कैसे ट्रायल कर सकते हैं। तो वो बताता है कि जब भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जब भी इनको लगे मैजिस्ट्रेट को कि उनके पास पावर है यहाँ पे किसी केस को ट्राई करने के लिए समन केस की एज अ वारंट केस, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। जो कि मतलब क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ। मतलब क्या होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि समन केस को एज अ वारंट केस भी ट्रायल कर सकते हैं जब भी जो ऑफेंस है जो पनिशेबल है, जिसकी मतलब जिसकी पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ से एक्सीड करती है। 6 मंथ से ज्यादा अगर उसकी पनिशमेंट होती है तो यहाँ पे उसको एज अ वारंट केस भी ट्रायल कर सकते हैं।
फिर जो समरी ट्रायल है उसके बारे में प्रोवाइड किया गया है चैप्टर नंबर 21, और सेक्शन 260 से लेकर 265 तक इसके बारे में बताया हुआ है। तो जो यहाँ पे पावर है केस को समरी वे में ट्राई करने की, वो किसके पास है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है। इन दोनों के पास जनरली ये पावर है समरी ट्राई करने की, समरी वे में ट्राई करने के लिए। और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर है वो एम्पावर्ड होना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब अगर हाई कोर्ट अगर एम्पावर कर देगी तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी यहाँ पे समरी ट्रायल कर सकता है। फिर जो समरी ट्रायल होगा उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? 3 मंथ की दी जाएगी। और ऐसा कहाँ मेंशन है? तो यहाँ पे ये मेंशन है सेक्शन नंबर 262 में। फिर जो ऑफेंस यहाँ पे पनिशेबल नहीं होंगे, डेथ मतलब जिसमें डेथ सेंटेंस ना मिलती हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना मिलता हो, या इम्प्रिजनमेंट जिसमें 2 साल से ज्यादा का ना मिलता हो, उन्हीं ऑफेंस का यहाँ पे समरी ट्रायल होता है। फिर समरी ट्रायल किस किस मैटर का होता है? तो यहाँ पे एक मैटर तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसमें कि लर्किंग ऑफ हाउस ट्रेसपास कैन बी ट्राइड समरीली। तो जो हाउस ट्रेसपास होता है, मतलब लर्किंग ऑफ हाउस ट्रेसपास जो सेक्शन 454 में डिफाइन है और 456 में उसकी पनिशमेंट है आईपीसी में, उसका होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफेंस हैं जिनको समरी ट्राई किया जाता है। तो इसमें दो ही मेंशन है। दूसरा यहाँ पे थेफ्ट का मेंशन है कि थेफ्ट में जिस स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं हो, उस पर यहाँ पे समरी ट्राई किया जा सकता है। तो इनके अलावा भी क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इनके अलावा क्या होता है कि जो थेफ्ट है सेक्शन 379, 380, 381 में, जिसमें यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2,000 रुपीज से ज्यादा ना हो, या कोई रिसीवियर रिटेन करता है स्टोलन प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2,000 रुपीज से ज्यादा नहीं हो, अंडर सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी। फिर कोई कंसीलमेंट करता है अगर, या डिस्पोजल करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू 2,000 रुपए से ज्यादा ना हो, या फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास का तो वहां मेंशन है ही। फिर उसके बाद अगर कोई यहाँ पे इंसल्ट करता है इंटेंट टू प्रोवोक करने के लिए ब्रीच ऑफ पीस को, सेक्शन 504 में, तो उसका भी यहाँ पे समरी ट्रायल हो सकता है। और अगर कोई क्रिमिनल इंटीमिडेशन कर रहा है जो कि पनिशेबल है केवल इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड है 2 इयर्स तक का एंड फाइन या बोथ, तो फिर सेक्शन 506 जैसा की है तो उसके लिए समरी ट्रायल हो सकता है। और अगर इनका कोई अबैटमेंट है या अटेम्प्ट है इन ऑफेंसेस का, तो इनका समरी ट्रायल हो सकता है। और साथ ही साथ एक और ऑफेंस होता है यहाँ पे जो कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का है, जिसका सेक्शन नंबर 20 है। इन ऑफेंस का समरी ट्रायल होता है। तो जो चैप्टर 21A है यहाँ पे, वो बात करता है प्ली बार्गेनिंग के बारे में। तो प्ली बार्गेनिंग जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके तब का टाइम का एक केस है हमारे पास। तो उस केस का नाम है कसम भाई अब्दुल रहमान भाई शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है 1980 का। उस टाइम पे कोर्ट ने बोला था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी आइडिया जो था यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का, और ऑन द ग्राउंड क्या बताया था कि अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के। लेकिन 1991 में जो 11th कमीशन जो था उसने जो अपनी 142nd जो रिपोर्ट सबमिट की थी, या फिर जो 1996 जो लेटर, मतलब उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट 1996 में जब उन्होंने अपनी 156 जो रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पे रेकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि मलीमत कमेटी ने जो है रिफॉर्म्स वगैरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए यहाँ पे रेकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग के लिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत सेक्शन 265A से लेके 265L तक यहाँ पे इफेक्ट में ये आ गए। मतलब ये सेक्शन को ऐड कर दिया गया और ये इफेक्ट में आ गए कब से? 5 जुलाई 2006 से आ गए। और जो चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का, मतलब उसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐड किया गया था। तो मतलब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको ऐड किया गया था। और ये जो एप्लीकेबल कब से हुआ था, कब इफेक्ट में आ गया था? तो 5 जुलाई 2006 से आ गया था। दोनों ही चीजें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी। फिर जो प्ली बार्गेनिंग है वो केवल की जा सकती है जिस जो ऑफेंस है जिसमें 7 इयर्स से कम की पनिशमेंट मिलती है। मतलब प्ली बार्गेनिंग केवल उन्हीं ऑफेंस का हो सकता है जिसमें 7 साल से कम की पनिशमेंट मिलती है, ऐसा 265 बोलता है। फिर जो प्ली बार्गेनिंग है वो चार्ज जो है वो सेम रहता है, लेकिन सेंटेंस जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब जो प्ली बार्गेनिंग में वो चार्ज तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब सजा थोड़ी कम दी जाती है। और इसको यहाँ पे बोलते हैं सेंटेंस बार्गेनिंग। फिर जो प्ली बार्गेनिंग है वो यहाँ पे कब की जा सकती है? दोनों चीजों में की जा सकती है। जो केस यहाँ पे इंस्टीट्यूट होते हैं पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेन केस है, दोनों पे यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। फिर जो केस
लॉ है यहाँ पे स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल, उसमें यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि देयर शैल बी नो मीडिएशन, यहाँ पे कोई मीडिएशन नहीं होगा रेप केसेस में। रेप केसेस में कोई मीडिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आपको अभी दूसरी बात इस पॉइंट पता चल जाएगी कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो यहाँ पे कभी भी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं हो सकता। मतलब कौन कौन सी चीजों का ऑफेंस से रिलेटेड प्ली बार्गेनिंग नहीं हुआ, अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट कर रहा है कुछ ऑफेंस करके, कंडीशन मतलब कोई कंट्री की, मतलब अपने कंट्री की जो है, मतलब कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को अफेक्ट हो रहा है। या फिर दूसरी बात है कि अगर वो कोई ऑफेंस ऐसा है जो अगेंस्ट वुमेन है, तो वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उसके बारे में यहाँ पे प्ली ऑफ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और फिर जो चाइल्ड के अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया हो जिसकी एज यहाँ पे 14 ईयर से कम हो, तो इनके ऊपर यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। फिर जो एप्लीकेशन होती है प्ली बार्गेनिंग की, वो फाइल की जाती है एक्यूज के द्वारा। केवल एक्यूज यहाँ पे फाइल करता है, और एक्यूज भी जब फाइल करता है तो उसके साथ साथ वो यहाँ पे अलॉन्ग विथ एफिडेविट होती है, मतलब उसमें एक एफिडेविट भी उसको फाइल करना पड़ेगा। और उसमें उसको यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन वो कर रहा है वो यहाँ पे वॉलंटरी फाइल कर रहा है। सेक्शन 265 बी बताता है। और जो प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग के, वो एप्लीकेबल कब होंगे, जब आफ्टर इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 204। तो 204 में जब प्रोसेस इशू हो जाता है उसके बाद यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग वगैरह होती है या हो सकती है। और जो एप्लीकेशन है प्ली बार्गेनिंग की, वो फाइल की जाती है एक्यूज के द्वारा इन द कोर्ट विद द ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। तो यहाँ पे कोर्ट, किस कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन करेगा प्ली बार्गेनिंग की, सिंपल सी बात है कि जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है उसी कोर्ट में वो यहाँ पे एप्लीकेशन करेगा प्ली बार्गेनिंग की। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग है वो यहाँ पे वॉलंटरी फाइल होना चाहिए। और कोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को भी, दोनों को, और एक्यूज को भी, कि वो यहाँ पे वर्क करें म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन के लिए। मतलब आपसी सहमति से जो भी मतलब उनका निपटारा हो पाए वैसा कोशिश करेगा कोर्ट। और सेक्शन 265 ई बताता है कि जब भी यहाँ पे मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस है वो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो यहाँ पे जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन हो जाती है तो कोर्ट जो है वो अवार्ड कर देगा कंपनसेशन विक्टिम को। मतलब विक्टिम को फिर वो कंपनसेशन देंगे ना जो उसका लॉस हुआ होगा। और अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन, और जो अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन, और जो उन्होंने जो पार्टीज को जो हियर करने के बाद, सुनने के बाद जो उन्होंने यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे दिया होगा, और रिलीज कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्यूज को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। मतलब कि आगे जाके वो अपना गुड कंडक्ट रखेगा। और आफ्टर एमुनिशन, मतलब एडमोनिशन मतलब होता है कि एक तरीके से वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है अंडर सेक्शन 360। मतलब वही जो हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन देते हैं ना, सेक्शन 360 लगता है, नहीं तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लगता है, तो उससे रिलेटेड है। फिर एज पर सेक्शन 265 जी, अब 265 जी बताता है कि यहाँ पे कोई भी अपील नहीं होती है, जो भी जजमेंट आता है यहाँ पे इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अगर प्ली बार्गेनिंग में कोई जजमेंट आया तो उसकी कोई अपील नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है इसकी। यहाँ पे स्पेशली पेटिशन फाइल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई रिट पेटिशन फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 226 एंड 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेक्शन 265 आई बताता है यहाँ पे कि जो पीरियड है यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेंशन अंडर गोन किया है एक्यूज ने, वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो कि इम्पोज किया जाता है सेक्शन 21A में। तो मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे ट्रायल से पहले अगर एक्यूज है वो यहाँ पे कुछ डिटेंशन में जा चुका है, तो जो यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे इम्पोज की जाएगी प्ली ऑफ बार्गेनिंग के बाद, उसमें वो इम्प्रिजनमेंट को भी सेट ऑफ किया जा सकता है। फिर जो सेक्शन 428 है यहाँ पे सीआरपीसी का, वो यहाँ पे बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिंग ऑफ, तो किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा, जो डिडक्शन किया जाएगा पीरियड ऑफ डिटेंशन जो एक्यूज यहाँ पे अंडरगोन कर चुका है अगेंस्ट द सेंटेंस जो कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट उसको यहाँ पे इम्पोज की गई है। और यहाँ पे जो सेम मैनर जो है, मतलब यहाँ पे जो सेक्शन हमने 428 की हमने बात की, तो 428 सेक्शन के मैनर की तरह यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि बाकी चीजों में अप्लाई होता है। फिर सेक्शन 265 जे है, वो बताता है यहाँ पे कि जो चैप्टर है 21A, उसका यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा ओवर द एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे जो 21A जो चैप्टर है यहाँ पे, उसका यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कहीं और सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है।
फिर सेक्शन 265 के बताता है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे एक्यूज देता है प्ली बार्गेनिंग के दौरान, उसको यहाँ पे कहीं और यूज नहीं किया जा सकता। शैल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 21 E, यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे एक्यूज यहाँ पे जो स्टेटमेंट देता है उसको कैसे है कहीं और यूज नहीं किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि जनरली यहाँ पे एक तरीके से जब वो प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, तो प्ली बार्गेनिंग में मतलब वो अपने तरीके से ये होता है ना कि वो बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन मैं अपने गुनाहों को मान रहा हूँ या मैंने अपने उसको मानता हूँ और थोड़ी पनिशमेंट मुझे कम मिलना चाहिए, ऐसा वो कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं कि उसको सेंटेंस दे दी जाए या उसके जो उसने स्टेटमेंट थे उसको आगे प्रोसीडिंग में यूज कर लिया जाए। तो जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको केवल प्ली बार्गेनिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, बाकी कुछ पर्पज के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। ऐसा 265 के बताता है। फिर जो यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे अटेंडेंस कराना किसी पर्सन का, जो पर्सन यहाँ पे कन्फाइंड या डिटेन किया गया है किसी भी प्रिजन में, तो वो कवर्ड होता है चैप्टर 22 में। और इसके बारे में बात करता है सेक्शन 266 से लेके 271। तो यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे रिक्वायर करने के लिए अटेंडेंस ऑफ एक्यूज इज विद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास whose order to produce the accused is countersigned by the chief judicial magistrate। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे एक्यूज को अगर बुलाया जा रहा है किसी प्रिजन से कोर्ट में, तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वायरमेंट की जा रही है अटेंडेंस ऑफ एक्यूज की, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऐसा ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनके ऑर्डर को यहाँ पे कौन साइन करता है, काउंटर साइन किया आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ऐसा सेक्शन 267 में दिया हुआ है, तो उसको हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो एक्यूज है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एट द इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी। मतलब यहाँ पे एक्यूज को कभी भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे किसी भी स्टेज में, मतलब इंक्वायरी में भी, ट्रायल में भी, या अदर प्रोसीडिंग ऑफ सीआरपीसी में जो कुछ भी चल रही है उसके लिए भी बुलाया जा सकता है। फिर यहाँ पे पावर भी है एक्सक्लूड करने के लिए सर्टेन पर्सन को, जो यहाँ पे कि उनको बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले रोक दिया जाएगा कि वो यहाँ पे कोर्ट में उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाए। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो रहता है सेक्शन 268 में कुछ पावर रहती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, की वो एग्जाम भी कर सकती है कि यहाँ पे इन सारे जो एक्यूज हैं, मतलब जिनको यहाँ पे नोटिफाई कर देंगी कि इनको यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो किस किस सर्कमस्टेंसेस में बताती है। तो जब भी कैसा लगता है कि उनको कि जो नेचर है यहाँ पे ऑफेंस का, वो यहाँ पे ऐसा है कि जो पर्सन ऑर्डर कन्फाइन किया गया है उसका नेचर थोड़ा मतलब उस तरीके का है कि उसको यहाँ पे पब्लिक डिस्टरबेंस वगैरह हो सकता है। फिर दूसरा है कि यहाँ पे डिस्टरबेंस होगा पब्लिक ऑर्डर को अगर उस पर्सन को यहाँ पे, या क्लास ऑफ पर्सन जो है वो, उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया रिमूव फ्रॉम प्रिजन में, तो उसके लिए यहाँ पे रोका जा सकता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जनरली उसको यहाँ पे रोक दिया जा सकता है। तो पावर यहाँ पे एग्जाम करने की भी है कि मतलब इन पर्सन को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा कोर्ट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसका रोक सकती है। तो किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। फिर जो पावर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को, मतलब यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन जो है उनके पास भी यहाँ पे पावर है कि वो भी एब्सटेन कर सकते हैं कैरी ऑन करने से कोर्ट के ऑर्डर को, और प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज को, मतलब एक्यूज की प्रोडक्शन करने से वो लोग भी मना कर सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना, जो कि यहाँ पे गिवन है। को किस कंडीशन पे करेंगे, तो 269 में कंडीशन गिवन है। तो उनको भी पढ़ लेते हैं। अगर क्या है कि जो पर्सन है जिसको यहाँ पे कोर्ट बुला रही है वो सिक और इन्फर्म है या फिर अनफिट है यहाँ पे रिमूव करने के लिए प्रिजन से, तो मना कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन। या फिर क्या होता है कि यहाँ पे अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है कि जो पर्सन को बुलाया जा रहा है वो यहाँ पे कमिटल फॉर ट्रायल के लिए है किसी अदर चीज के लिए, या फिर उसकी किसी रिमांड होना है किसी ट्रायल के लिए या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। या फिर जो उसकी कस्टडी है वो पहले यहाँ पे खत्म होने वाली है जिस पीरियड में उसको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, उससे पहले उसकी कस्टडी खत्म होने वाली है। या फिर जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने 268 में ऑर्डर पास कर दिया, तो उनको यहाँ पे ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन जो है वो भी मना कर सकता है प्रोड्यूस करने से।
फिर जो प्लेस है जहाँ पे अगर एक्यूज को प्रोड्यूस करना है, जहाँ पे उसको एविडेंस देने के लिए कोर्ट में जाना है, वो यहाँ पे 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है प्रिजन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि वेयर द प्लेस वेयर द एक्यूज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, यहाँ पे जहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जाना है फॉर गिविंग एविडेंस इज नॉट मोर देन 25 किलोमीटर, जो 25 किलोमीटर दूर नहीं है प्रिजन से। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो शैल नॉट एब्सटेन एक्यूज, मतलब यहाँ पे एक्यूज को फिर रोक नहीं पाएगा। और अगर एक्यूज को यहाँ पे कमिट कर दिया गया अंडर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल या पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, तो भी यहाँ पे उसको रोक नहीं पाएंगे। मतलब अगर 25 किलोमीटर के अंदर वो एरिया आता है जहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है, जो कोर्ट जो प्रिजन से, तो फिर उसको यहाँ पे रोक नहीं पाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन किसी भी तरीके से। फिर यहाँ पे पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन जो है वो यहाँ पे कहाँ प्रोवाइड किया गया था, 271 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि कोई पर्सन है जो प्रिजन में है, अब उसको यहाँ पे बुला तो सकते नहीं, लेकिन हमें उसके एविडेंस तो चाहिए। तो क्या होता है कि उसके लिए कमीशन भी इशू किया जा सकता है क्या, तो कमीशन भी इशू किया जा सकता है। कमीशन कहाँ पे इशू होगा, तो 271 सेक्शन इसके बारे में बात करता है। उसके बाद फिर चैप्टर 23 है, जिसमें सेक्शन 272 से लेके 299 जो है वो यहाँ पे बात करता है या डील करता है एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इंक्वायरी एंड ट्रायल में एविडेंस वगैरह किस तरीके से लिए जाएंगे। तो जो स्टेट की यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ द ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो हाई कोर्ट के अलावा किसी भी स्टेट में क्या लैंग्वेज होगी हर एक कोर्ट की, हाई कोर्ट को छोड़ के, मतलब वो कौन डिटरमाइन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है हमेशा। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टेट में जितनी भी कोर्ट है हाई कोर्ट को छोड़ के, उसकी जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। कहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक्शन 272 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 273 सीआरपीसी यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है कि जो ऑल एविडेंस है वो यहाँ पे टेकन किए जाएंगे इन कोर्स ऑफ ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग, वो यहाँ पे शैल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज किए जाएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। तो 273 सेक्शन यहाँ पे बोलता है कि जो भी एविडेंस वगैरह लिए जा रहे हैं ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में, वो हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज लिए जाएंगे और या फिर इन प्रेजेंस ऑफ प्लीडर लिए जाएंगे। और इन समन केस जो होगा यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है एज एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस, वो यहाँ पे प्रोसीड करेगा, यहाँ पे एक मेमोरेंडम बनाएगा सब्सटेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मतलब एक कोर्ट की लैंग्वेज में यहाँ पे एक मेमोरेंडम भी बनाया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा समन केसेस में। और वारंट केस में क्या है कि जो भी एविडेंस होते हैं ईच विटनेस के, वो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन वगैरह है वो टेकन डाउन किया जाता है इन राइटिंग बाय द मैजिस्ट्रेट, या तो मतलब मैजिस्ट्रेट ही राइटिंग में ये सब जो लेंगे जो भी एविडेंस वगैरह है विटनेस के, या फिर बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या फिर वो क्या है कि या तो खुद लेंगे या फिर वो अपनी डिक्टेशन, मतलब अपनी जो डिक्टेशन के हैं उसमें ओपन कोर्ट में वो उसके थ्रू करा सकते हैं। मतलब समन केस में तो क्या है कि उनको एक मेमोरेंडम बना देना पड़ेगा सब्सटेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोर्ट का, लेकिन यहाँ पे अगर वारंट केस का है तो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो खुद लेंगे या तो अपनी डिक्टेशन पे लेंगे ओपन कोर्ट, ऐसा 275 सेक्शन बताता है। फिर जो एविडेंस यहाँ पे टेकन डाउन की है इन समन केस और वारंट केस में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, वो यहाँ पे साइन किए जाएंगे मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएंगे। मतलब जो भी एविडेंस यहाँ पे लिए जाते हैं, या तो समन केस में या वारंट केस में या कोर्ट ऑफ सेशन जो भी लेता है, वो साइन किए जाते हैं मैजिस्ट्रेट के द्वारा और यहाँ पे फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जो रिकॉर्ड है इन ट्रायल ऑफ सेशन केस कोर्ट ऑफ सेशन का, वो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे सेक्शन 276 में। तो किस तरीके से यहाँ पे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन का होगा, वो सेक्शन 276 में इसके बारे में बताया हुआ है। फिर जो एविडेंस यहाँ पे इन वारंट केस एंड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट किए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इफ नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो हैज टू बी ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करे कोई पर्सन यहाँ पे है जो विटनेस है और वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है वो नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, तो यहाँ पे उन कोर्ट उन चीजों को क्या होगा, ट्रांसलेट किया जाएगा।
तो जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाएगा अगर उसमें दिए जो कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं है। फिर when the evidence of the witness is taken under section 275 or 276 is completed, it shall be read over to him in the presence of accused। तो यहाँ पे जो भी एविडेंस यहाँ पे लिए गए विटनेस से सेक्शन नंबर 275 और 276 में अगर वो कंप्लीट जब होते हैं तो उसके बाद उसको रीड ओवर करके सुनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज में। और अगर जो एविडेंस गिवन किए गए हैं एक्यूज के द्वारा और वो यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं है जो कि वो अंडरस्टूड किया जाता है एक्यूज के द्वारा, मतलब सपोज करें कि जो भी एविडेंस दिए जा रहे हैं वो एविडेंस उस लैंग्वेज में नहीं है जो कि एक्यूज समझ पाए, तो यहाँ पे इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट, तो उसको ओपन कोर्ट में इंटरप्रेट किया जाएगा इन द लैंग्वेज जो कि वो अंडरस्टूड करता हो, ऐसा सेक्शन 279 बोलता है। फिर सेक्शन 280 यहाँ पे सीआरपीसी का बताता है कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डीमेनर ऑफ एविडेंस विटनेस, मतलब क्या होता है कि एक तरीके से 280 सेक्शन ये बताता है कि जो भी अगर रिमार्क्स वगैरह हैं उसकी डीमेनर के बारे में, मतलब जो उसके हाव भाव हैं जब वो उसकी गुस्से में था, कि किस तरीके से उसने एविडेंस दिए, क्या लग रहा था, मतलब कि वो किस तरीके से एक्सप्रेशन थे जिसके बारे मतलब बहुत सारी चीजें क्या होती है कि एक्सप्रेशन से पता चलती है आदमी के कि वो इस कंडीशन में ये एविडेंस को दे रहा था, इस तरीके से बिहेव कर रहा था। सो इससे काफी चीजों को पता लगाया जा सकता है कि बायस्ड है कि नहीं है कुछ, तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सेक्शन यहाँ पे डीमेनर ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है कि सेक्शन 280 में ये डीमेनर ऑफ विटनेस मतलब उसके एक्सप्रेशंस वगैरह के बारे में भी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर यहाँ सेक्शन 281 जो है प्रोवाइड करता है कि अगर जब भी कोई एक्यूज है जिसको एग्जामिन किया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या मजिस्ट्रेट जो है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे एक मेमोरेंडम बनाएंगे और सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन का और साइन करेंगे वो मजिस्ट्रेट। सो यहाँ पे जब भी क्या था कि जो भी एक्यूज को यहाँ पे एक तरीके से जब भी एग्जामिन किया गया तो उसका जो मैजिस्ट्रेट होंगे जो यहाँ पे वो जिनके यहाँ पे वो एग्जामिनेशन वगैरह चल रही है वो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाएंगे उस एग्जामिनेशन को साइन भी करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सेक्शन 281 जो बताता है, तो 281 मतलब 281 का सब सेक्शन 6 है, वो बताता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, मतलब जो सेक्शन 281 है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज इन कोर्स ऑफ समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल में जो है यहाँ पे 281 सेक्शन अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब क्या होता है कि जब भी वारंट केसेस वगैरह में क्या होता है कि जब भी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे एविडेंस ले रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट सब्सटेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं उस एग्जामिनेशन के, और जो वो सब्सटेंस को रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन वगैरह उनके सामने पुट की गई जो भी कुछ हुआ वो फुल उनके सामने रिकॉर्ड किया गया, मतलब प्रिसाइडिंग जज और मैजिस्ट्रेट ने हिमसेल्फ किया है। अगर यहाँ पे वो नहीं कर रहे तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि वो यहाँ पे अनेबल थे क्योंकि फिजिकल या अदर इनकेपेसिटी थी, तो अंदर उनकी डिक्टेशन और सुपरिटेंडेंस में हुआ ये सब जो रिकॉर्ड उनका किया। और फिर जो भी वो रिकॉर्ड करते हैं तो वो जहां तक है वो उनको एक कोड की लैंग्वेज में ही करना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जितना जहां तक प्रैक्टिकल हो पाए तो ये लैंग्वेज ऑन विच द एक्यूज एग्जामिन, जिस तरीके से एक्यूज को एग्जामिन किया गया उस लैंग्वेज में होना चाहिए, और प्रैक्टिकेबल नहीं है तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होना चाहिए बस। और यहाँ पे अगर ऐसा है कि जो एक्यूज को रीड करके सुनाया गया और वो अंडरस्टैंडेबल नहीं था जो लैंग्वेज में वो रिटर्न वगैरह किया, तो यहाँ पे उस एक्यूज को वो लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके सुनाया जाता है, और ये उसके पास लिबर्टी रहती है कि वो यहाँ पे एक्सप्लेन और ऐड कर सकता है जो भी अपने आंसर्स वगैरह हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद साइन करते हैं, ये एक्यूज भी साइन करता है दोनों चीजों को, मैजिस्ट्रेट मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जज वगैरह वो साइन करते हैं अपना ओन हैंड में।
और यहाँ पे फुल एंड ट्रू स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, मतलब यहाँ पे जो अपनी जो भी हेयरिंग वगैरह होगी, रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पे फुल एंड ट्रू स्टेटमेंट ऑफ, मतलब फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट होगा एक्यूज का, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये समन केसेस पे अप्लाई नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है कि इफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट अदर देन द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के अलावा यहाँ पे किसी मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे किया, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने किया, तो जो एग्जामिनेशन होगी पूरी जितनी भी है वो रिकॉर्डेड इन फुल होगी बाय सच मैजिस्ट्रेट और जज, तो पूरी तरीके से जो होगा वो यहाँ पे इन फुल बाय सच मैजिस्ट्रेट और जज होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा कोई मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे कंडक्ट किया है कुछ एग्जामिनेशन, तो जो होल एग्जामिनेशन होगी वो यहाँ पे रिकॉर्डेड की जाएगी इन फुल और बाय सच मैजिस्ट्रेट और जज के अकॉर्डिंग, जो मतलब उनके यहाँ पे ही, मतलब उनके ही द्वारा ऐसा माना जाएगा, जो भी समझे आप। एक बार इसको बुक से भी पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं 281 का सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूँ। वेन एवर द एक्यूज इज एग्जामिन्ड बाय मैजिस्ट्रेट अदर देन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कोई भी जो एक्यूज है उसको एग्जामिन किया गया अगर मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो कि अदर देन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन था, तो जो होल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन जो भी उसको पुट किए गए और एवरी आंसर गिवन बाय हिम शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल बाय द प्रेसाइडिंग जज, तो वो पूरी तरीके से प्रेसाइडिंग जज ही करेंगे, मैजिस्ट्रेट खुद करेंगे। और shall be recorded in full by presiding judge। सॉरी यहाँ पे और सॉरी, और फिर उसके बाद क्या था कि अगर यहाँ पे वो अनेबल हो गए फिजिकली अदर इनकेपेसिटी के कारण, तो वो अपनी डिक्टेशन या सुपरिंटेंडेंस में करेंगे, क्योंकि ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम होगा इन हिज बिहाफ में, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर जो भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो होगा बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, इसके बारे में कहाँ पे दिया हो, तो सेक्शन 282 बताता है। 282 यहाँ पे ये बताता है कि जो इंटरप्रेटर है, मतलब यहाँ पे उसको ये बाउंड है, मतलब वो जरूर उसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि उसको जो कुछ भी इंटरप्रेट करेगा वो ट्रूथफुली करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है कि एवरी हाई कोर्ट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द accused shall be take down in cases coming before it। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकता है मैनर की, किस तरीके से एविडेंस ऑफ विटनेस वगैरह को रिकॉर्ड किया जाएगा, एग्जामिनेशन एक्यूज को किया जाएगा, जो भी केसेस यहाँ पे उनके पास आते हैं। फिर सेक्शन 284 यहाँ पे बताता है कि जब भी यहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग चल रही है और यहाँ पे अगर लगता है कोर्ट को कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस यहाँ पे नेसेसरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, और साथ ही साथ एंड द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और अदर एक्सपेंस or expense or other inconvenience which the court consider unreasonable, then it may issue commission for examination of witness। तो यहाँ पे दोनों चीजें होना चाहिए। यहाँ पे एंड है, एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में यहाँ पे एक और लिखा होता है एक जगह पर और एक जगह एंड लिखा होता है, तो यहाँ एंड मतलब यहाँ दोनों चीजें होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कमीशन क्यों इशू किया जाता है, तो कमीशन तभी इशू किया जाता है जब यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे एंड ऑफ जस्टिस के लिए अटेंडेंस ऑफ विटनेस बहुत जरूरी है। और उसको यहाँ पे क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पे है कि उसको प्रिक्योर नहीं किया जा सकता विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एक्सपेंस और अदर इनकन्वीनियंस जो कि उनको लगता है कि ये अनरीजनेबल होगी, फिर इसके लिए वो यहाँ पे कमीशन को इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमेशा वर्ड में है, मतलब यहाँ पे इन चीजों के लिए मे किया जा सकता है, और फिर जो यहाँ पे एक दूसरी तरीके से जब यहाँ पे 284 सेक्शन में कमीशन एग्जामिनेशन करने के लिए जब इशू किया जा रहा है किसी प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया जो है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है, तो इनके लिए शायल होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, जो या तो सपोज करिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी है, बहुत रिस्पेक्टेबल और हाई पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन लोगों को क्या है कि कोर्ट में जनरली बुलाया नहीं जा सकता उनके एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए।
सो अगर कभी इन लोगों के कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करना होंगे तो इनके लिए यहाँ पे शैल है, मतलब कमीशन यहाँ पे इशू करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए शैल होता है और बाकी लोगों के लिए मे होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो याद रखिएगा। फिर जो कमीशन है शैल बी डायरेक्टेड टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो कमीशन है वो किसको डायरेक्ट किया जाता है, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया जाता है, जिसकी जुरिडिक्शन में वो विटनेस रहता है, ऐसा सेक्शन 285 बताता है। फिर लिखा हुआ है अपॉन द रिसीप्ट ऑफ कमीशन, जैसे यहाँ पे कमीशन रिसीव होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, या फिर किसी मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी अपॉइंट किए गए हैं, तो वो यहाँ पे समन करेंगे उस विटनेस को कि वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए उनके पास, और वो प्रोसीड करेंगे, या फिर मतलब या तो मतलब खुद बुला लेंगे विटनेस को अपने पास, या फिर मतलब क्या है कि उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे एक्यूज के एविडेंस को लिया जा सकता है, सेम मैनर जैसे कि ट्रायल ऑफ वारंट केस किया जाता है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेक्शन 286 में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो सीजेएम है, सीएमएम है, या जो भी मैजिस्ट्रेट है जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो समन करके विटनेस को खुद बुला सकते हैं, या फिर वो खुद वहां पे प्रोसीड कर सकते हैं जहाँ पे विटनेस के एविडेंस वगैरह को लिया जा सकता है, और किस मैनर में लिया जाएगा, तो वारंट केस में, याद रखिएगा। फिर जो भी पार्टीज हैं टू एनी प्रोसीडिंग विच द कमीशन इज इशूड, तो जहाँ पे जो भी पार्टीज हैं, तो एनी प्रोसीडिंग जहाँ पे कमीशन को इशू किया जाता है, वो मे फॉरवर्ड एनी इंट्रोगेटरीज, तो यहाँ पे कोई भी पार्टीज है जिनका कमीशन इशू किया गया है, वो यहाँ पे मतलब इंटेरोगेटरीज को इन राइटिंग में वो दे सकती हैं, मतलब वो यहाँ पे कुछ अपने क्वेश्चंस वगैरह इंटेरोगेटरीज को दे सकते हैं इन राइटिंग में, विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द कमीशन में थिंक रिलेवेंट टू इशू। सॉरी, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे मैंने गलत बताया, थोड़ा थोड़ा क्या मैं बताता हूँ आप सही से, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कमीशन इशू किया गया, तो जो पार्टी यहाँ पे कमीशन के लिए भेज रही है, वो पार्टी यहाँ पे कमीशन को क्या कर सकती है, कुछ इंटेरोगेटरीज दे सकती है, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे सकती है इन राइटिंग में लिख के, जो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कमीशन, मतलब कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे रिलेवेंट लगेगा, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट कर देंगे कमीशन को कि वो यहाँ पे लॉफुल होगा कि वो एग्जामिन करें उस विटनेस को अपॉन सच इंटेरोगेटरीज, कि यहाँ पे मतलब फिर उनको लगता है अगर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट को, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट कर देंगे कमीशन को कि यहाँ पे वो उनसे ये रिलेवेंट क्वेश्चंस को कर लें, मतलब रिलेवेंट टू द इशू, तो यहाँ पे फिर वो एग्जामिन कर लेंगे विटनेस को अपॉन सच इंटेरोगेटरीज, तो इस इंटेरोगेटरीज में वो यहाँ पे इशू कर सकते हैं। फिर भी हम एक बार बुक से पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग अंडर द कोड विच द कमीशन इज इशूड मे रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एनी इंटेरोगेटरीज इन राइटिंग टू विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द commission may think relevant to the issue, and it shall be lawful for the magistrate, court or officer to whom the commission is directed, or whom the duty of executing is delegated to examine the witness upon such interrogatories, and such parties may appear before the magistrate, court or officer pleader. If not in custody, the person may examine the cross examination, re-examination of the state witness. तो उसी बेसिस पे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन वगैरह भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।